राजस्थान की सामाजिक सामंत व्यवस्था में सामंत पद्धति का अपना विशेष स्थान रखती है। राजस्थान के राज्यों में शुरू से ही राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित रही है और सामंत व्यवस्था इस राजतंत्र प्रणाली का ही एक प्रतिफल है। सामंत पद्धति एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का रूप थी, जिसमें नेता के रूप में एक राजा रहता था और उसके साथ उसके अपने कुल के वंशज अथवा अन्य राजपूत कुल के वंशज उसके साथी तथा सहयोगी बने रहते थे। राज्य का स्वामी एक होता था और जो राजा कहलाता था। राज्य का स्वामी अधिकांशतः मृत राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। उसे अन्य भाई भी अपने जीवन यापन और अस्तित्व के लिए उस राज्य में कुछ भाग अधिकार में दे दिया करते थे। एतएव राजा अपने भाइयों तथा अन्य निकट के संबंधियों को उनके पोषण के लिए अनेक अपने राज्य में से कुछ भूमि जागीर के रूप में उन्हें देता था। उस भूमि पर उनका जन्मजात अधिकार हो जाता था और वे अपने को राजा के संबंध के रूप में संबंधी ही समझते थे। जागीरों के माध्यम से अपना भरण पोषण करते हुए वे राज्य को भी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते थे। राजपूत ही सामंत कहलाते थे। यहाँ राजा और सामंतों के संबंध यूरोप के सामंतों की तरह दास एवं स्वामी के न होकर बराबरी के हुआ करते थे, एक ही परिवार के हुआ करते थे। यह सामंत व्यवस्था राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय उपरांत तक भी प्रचलित रही। सामंत प्रथा का उदय राजस्थान की सामंत व्यवस्था राजपूतों की देन थी, अतः राजस्थान में अस्तित्व के आते ही इस प्रथा का भी आविर्भाव हो गया होगा। राजस्थान में विभिन्न कुलों के राजपूतों ने अपने राज्यों की स्थापना की। स्वाभिमानी तथा स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण इन राजपूत नरेशों ने मैत्रीपूर्ण संबंध कभी नहीं रहे। इसके अतिरिक्त इनकी साम्राज्यवादी भावना भी इन्हें अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने की प्रेरणा देती रही। अतः इनके सामने राज्य की सुरक्षा का प्रश्न हमेशा बना रहा। सुरक्षा की दृष्टि से राजा को अपने वंश के लोगों को अपना सहयोगी बनाकर रखना परम आवश्यक था। स्पष्ट है कि सामंत व्यवस्था का संबंध सैनिक व्यवस्था एवं संगठन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। एतएव सामंत प्रथा का जन्म राजस्थान में राजपूतों की स्थापना के साथ ही हो गया। राजस्थान का अस्तित्व काल 12वीं सदी माना जाता है। राज्यों के विस्तार के साथ साथ इन सामंतों की जागीरों और अधिकारियों में भी वृद्धि होती चली गई। परिवर्तनशील समय के साथ साथ सामंतों की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। सामंत व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप। आरंभ में कुलीय व्यवस्था होने के कारण सामंत बहुत शक्तिशाली थे। अपनी जागीर की व्यवस्था करने के अतिरिक्त ये राजा के प्रशासन, शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता देते थे। राजा सामंतों के प्रभाव में इतना होता था कि वह इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता था। उत्तराधिकार के प्रश्न में सामंत प्रमुख भूमिका निभाते थे। सामंत कभी कभी अपने को इतना प्रभावशाली तथा शक्तिशाली समझ बैठते थे कि वे अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन भी करने से नहीं हिचकाते थे। उदाहरण के तौर पर मारवाड़ के राव सूजा ने जब अपने पुत्र वीरम को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया तो उनके सामंतों ने उसे अयोग्य समझते हुए उसके भ्राता गागा को मारवाड़ का राव बना दिया। इसकी तरह राव जोधा की मौत पर उसके ज्येष्ठ पुत्र जोगा को गद्दी नशीन न करके सातल को राजा बना दिया। सामंतों द्वारा इस तरह का हस्तक्षेप सिर्फ मारवाड़ में ही नहीं बल्कि सामंतों के अन्य राज्यों में भी होता चला आया। राजस्थान के सामंत व्यवस्था प्रबल नहीं अपितु व्यापक भी थी। आरपी व्यास का मानना है कि राजस्थान के राज्यों में कुल क्षेत्र का लगभग 80% भूभाग सामंतों के अधिकार में था। सामंतों को जागीर में बंजर भूमि के प्रदेश ही नहीं दिए जाते वरन उपजाऊ प्रदेश भी उन्हें जागीर में दिए जाते थे। परंतु नरेश के महत्वाकांक्षी होने के कारण प्रशासनिक भार बढ़ने के कारण खर्चे में वृद्धि होने लगी तो उन्होंने सामंतों की अधीनस्थ भूमि को अपने अधीन करने हेतु खालसा भूमि में बढ़ोतरी करना आरंभ किया। सामंतों ने अपने नरेशों की इस नीति का खुलकर विरोध किया। इससे सामंतों व नरेशों के बीच संबंधों में तनाव भी उत्पन्न हुआ। राजा अपनी शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयास करने लगे। इसके विपरीत सामंत स्वकुलीय व्यवस्था को ज्यों की त्यों बनाए रखना चाहते थे। इसी विषय को लेकर के मारवाड़ के राव गांगा वो उनके सामंतों के बीच ठन गई। राजस्थान की सामंत व्यवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है सामंतों का राजा से रक्त संबंध। राजस्थान में अधिकांश सामंतों का संबंध उनके राजा से रक्त का होता था। उन्हें जागीर इसलिए दी जाती थी कि वे राजा के भाई, बंधु अथवा संबंधी होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ भी सामंत होते थे जिन्हें कि राजा उनकी वीरता और धार्मिक निष्ठा के कारण जागीर प्रदान करता था।
वे अपने राजा की सुरक्षा के लिए मर मिटना अपना फर्ज समझते थे, अतः राजा उनके ही कुल का एक सदस्य होता था। स्वामी भक्ति। सामंत व राजाओं के संबंधों में निस्संदेह उतार चढ़ाव आते रहे, किंतु सामंत हमेशा अपने राजा के परम भक्त बने रहे। हालांकि जोधपुर के सामंत बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने राजा की इच्छा का कई बार विरोध किया। ऐसे मौके बहुत कम आए जब सामंतों ने कठिनाई के समय अपने स्वामी का साथ न दिया हो। इसी तरह घटनाएं हमें राजस्थान में अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है, जबकि वक्त पड़ने पर सामंतों ने अपने राजा का पूरा साथ देकर राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दिया। समानता पर आधारित। जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान की सामंत पद्धति समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। सामंत अपने को राजा के दास न समझकर उनके समकक्ष मानते थे। जागीर मिलना राजा की अनुकंपा का प्रतिफल न मानकर अपने अधिकार का प्रतिफल मानते थे। सामंत व्यवस्था का उत्थान व पतन उनके राजाओं के साथ ही हुआ। राजस्थान में नरेशों में उत्थान का इतिहास वहां के सामंतों के उत्कर्ष का इतिहास है। इसी प्रकार उनका पतन भी राजाओं के साथ हुआ। यूरोप का इससे अलग है। वहां के राजा और सम्राट अपने सामंतों की शक्ति का दमन करके ही शक्तिशाली हुए। राजस्थान में ऐसा बहुत कम मात्रा में हुआ है। वहां राजा और उसके सामंतों के मध्य शक्ति की प्रतिद्वंदता कम रही है और एक दूसरे को सहयोग करते हुए इन शासकों ने सदैव ही सामंतों ने राजा की शक्ति को बढ़ाया और राजा ने विभिन्न जागीरें देकर के सामंतों की संख्या को बढ़ाया। मुगल प्रभाव में राजस्थान की सामंत व्यवस्था। कर्नल टोड ने राजस्थानी सामंत व्यवस्था को यूरोप की सामंत व्यवस्था से प्रभावित सिद्ध करना चाहा है। यद्यपि यूरोप की सामंत व्यवस्था का प्रभाव तो राजस्थान की सामंत पद्धति नहीं पड़ा, किंतु मुगल शासन प्रशासन का उस पर प्रभाव अवश्य पड़ा। राजस्थान में बदलाव आने लगा। राजस्थान के सामंत अब राणा के या राजा के समकक्ष न रहकर उनके सेवक के रूप में रहने लगे। राजपूत नरेश मुगल ने भी मदद से सिर उठाने का साहस करता तो उसे मुगल सेना के द्वारा की सहायता से दबा दिया जाता था। कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान के राजा अपने यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपने सामंतों की सैनिक सहायता पर निर्भर नहीं रहे। पड़ोसी राज्यों में मुगल सम्राट की मध्यस्थता के कारण झगड़े तो समाप्त हो गए। इस कारण भी राजा अब अपने सामंतों की सैनिक सहायता पर निर्भर कम रहने लगा। सैनिक सेवा के संबंध में कुछ शहर फेर के साथ सामान्यतः सभी राज्यों में एक से नियम थे। मारवाड़ में सामंत 1000 रुपए की रेख पर एक घुड़सवार, 750 रुपए पर एक सूतर सवार और 500 रुपए पर एक पैदल सिपाही राजा की सेवार्थ रखता था। मेवाड़ में 100 रुपए पर 2 घुड़सवार और 4 पैदल सिपाही 3 महीने के लिए राणा की सेवा में भेजने पड़ते थे। जयपुर राज्य में 1000 रुपए पर एक घुड़सवार और एक पैदल राजा की सेवा में सामंत भेजता था। जैसलमेर सामंतों की आय बहुत कम होती थी, इस कारण उन्हें राजा की चाकरी में सैनिक भेजना जरूरी नहीं था। मध्यकालीन इतिहास साक्षी है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने मुगल दासता स्वीकार नहीं की थी। इस कारण मेवाड़ की सामंत व्यवस्था भी मुगल प्रशासन में प्रचलित प्रशासन से प्रभावित कभी नहीं हुई। यहाँ के सामंत मुगल काल में शक्ति न होकर उल्टे शक्तिशाली बने। इसका कारण राणा का मुगलों से निरंतर संघर्ष करना था। अतः मेवाड़ के महाराणा तो अपने सामंतों की सैन्य शक्ति पर अधिक आश्रित हो गए। राणा ने अपने सामंतों की अनेक गांवों में हेराफेरी करना भी बंद कर दिया। एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने के कारण भी मेवाड़ में सामंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होते चले गए। दरबार में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कुर्सी राज्य के युवराज के आगे लगती थी। अतः स्पष्ट है कि मुगल काल में मेवाड़ के सामंत व्यवस्था में अन्य राज्यों की तरह निर्बल नहीं बने, बल्कि अधिक शक्तिशाली और मेवाड़ दरबार में प्रभावशाली बन गए। मेवाड़ में एक 16 और 32 और गोल के ठिकानों की परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। 16 के सामंत लोग जो थे वो बड़े सामंत कहलाते थे, 32 के सामंत उससे छोटे कहलाते थे और गोल के जो सामंत थे वो उनसे छोटे कहलाते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी सैनिक सेवाओं के साथ साथ उनके जो कद था, उनका जो अधिकार क्षेत्र था, उसको भी इस तरह से अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया गया था। सामंतों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध। मुगल सम्राट के सहयोग से जब राजपूत नरेश अपने सामंतों की शक्ति को कम करने का सफल हो गए तो उन्होंने उन पर नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले राजाओं ने अपने आर्थिक दशा सुधार करने के लिए सामंतों पर अनेक कर लगाए। जब सामंत की मृत्यु पर उसका पुत्र जागीर का भार संभालता तो उसे राजा को रेख देनी पड़ती थी। इसके अलावा राजा को हुक्मनामा
प्राप्त करने व न्योत के रूप में राजा को पर्याप्त धनराशि देनी पड़ती थी। मुगल प्रशासन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप अब रेख, जिसे राजस्व कहा जाता था, की राशि निर्धारित की जाने लगी और रेख के आधार पर ही नरेश अपने सामंतों में सेवा देने लगे। मारवाड़ में रेख भी 2 श्रेणियों की होती थी, पट्टा रेख तथा धातु रेख। पट्टा रेख से तात्पर्य जागीर की उस अनुमानित वार्षिक आय से था जिसका राजा पट्टे में उल्लेख करता था, और भर्तु रेख से प्रयोजन उस रकम से होता था जो जागीरदार पट्टा रेखा के रेख के आधार पर राजा के खजाने में जमा करवाता था। सामंतों पर लगाए गए प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया। राजपूत नरेशों ने अपने सामंतों पर ये विशिष्ट प्रतिबंध व कर सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने व अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने की दृष्टि से लगाए थे, पर इनके परिणाम विपरीत तथा हानिकारक भी सिद्ध हुए। नरेश और सामंतों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। राजा अपने सामंतों को अपने समकक्ष न समझकर उन्हें सेवक समझने का प्रयत्न करने लगे। सामंतों पर तरह तरह के कर लगाकर उन्हें नाराज तो किया ही, पर साथ ही उनकी आर्थिक व्यवस्था को भी दयनीय बना दिया गया। इसके अतिरिक्त कई सामंत अपने नरेशों के व्यवहार से पीड़ित होकर सीधे मुगल सम्राट से अपने संबंध स्थापित करने लगे, और मुगल सम्राटों ने ऐसे सामंतों को अपने आश्रय देकर उन्हें नरेश विरोधी बना दिया। उनकी इस नीति का प्रभाव नरेशों और सामंतों दोनों पर पड़ा। राजा व उनके सामंतों की शक्ति का आज हुआ, साथ ही क्रमशः उनका अपने राज्यों और जागीरों में भी प्रभाव कम होने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि विदेशी शक्तियां, जो मुगल शक्तियां भारत में आई थी, उनको अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने में इस तरह का जो सामंतों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उस नीति के कारण उनकी साम्राज्यवादी नीति में एक बहुत बड़ा सहयोग मुगलों को प्राप्त हुआ, और उस बहाने से वे राज्य के अंदर, उस जागीर के अंदर पूर्ण रूप से अपनी घुसपैठ जो थी वो कर पाए। सामंतों की विभिन्न श्रेणियां। मुगल सम्राटों का आश्रय पाकर राजपूत नरेश अपने सामंतों को निर्बल बनाने की कोशिश करने लगे। इनकी सामंतों की अनेक श्रेणियां हमें विभिन्न राज्यों में देखने को मिलती है। उनमें राजवी, सरदार आदि, गनायत सामंत, मुत्सदी सामंत आदि अनेक श्रेणियां जो है वो हमें देखने को मिलती है, कि जो अलग अलग श्रेणियां अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम देखते हैं कि वहां पर हमें सामंतों की अलग अलग श्रेणियां हमारे को देखने को मिल जाती है। तो ये जो सामंतों की श्रेणियां हैं, ये विभाजन हमें इस तरह का विशेष करके राजस्थान में देखने को मिलता है। मेवाड़ के सामंत जो थे, मेवाड़ के सामंत 16, 32 और गोल 3 श्रेणियों में विभक्त थे। इन तीनों श्रेणियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कहा जाता था। मेवाड़ में यह व्यवस्था अमरशाही रेख के नाम से जानी जाती थी। प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या 16 निश्चित थी और परवर्ती काल में इनकी संख्या 21 हो गई। ये उमराव, ताबीज, बाव पसा, हाथ कुरब सामंत आदि से सम्मानित होते थे। दरबार में उनके बैठने का स्थान निर्धारित होता था। ये स्थान ओल कहलाता था। महाराणा के दाहिनी हाथ की बैठक में बड़ी ओल बाईं तरफ की और कंवरों की ओल मानी जाती थी। महाराणा अमर सिंह ने द्वितीय श्रेणी के सामंतों की संख्या 32 निर्धारित की थी, तो वे 32 कहलाने लगे। ये सामान्य रूप से सरदार कहलाते थे। तीसरी श्रेणी के सरदार गोल कहलाते थे। इस श्रेणी के सामंतों में ये अधिकांश को ताजीम प्राप्त नहीं होती थी, किंतु उनको दरबार में बैठने के लिए स्थान उपलब्ध रहता था। इन्हें सरदारों के अतिरिक्त महाराणा के निकट संबंधी और भी होते थे, उनको भी सामंतों की तरह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। मेवाड़ में सामंतों को चाकरी के लिए राणा की सेवा में उपस्थित होना पड़ता था। उन्हें सामान्यतः अपनी आय का 1/6 छठुंद के रूप में राणा के कोष में जमा कराना पड़ता था। इसको घर के अतिरिक्त राणा को उत्तराधिकार कर भी देना पड़ता था। इस कर को केद अथवा तलवार बंधई कर कहा जाता था। सामंत की मृत्यु होने पर उसकी जागीर पर जब्ती उठा दी जाती थी। तलवार बंधई की रकम जागीर की वार्षिक आय के बराबर होती थी, किंतु आमेर, बिंडर, गोगुंदा, देवगढ़, बनेड़ा और शाहपुरा के सामंत तलवार बंधई कर से मुक्त थे। किसी सामंत के अपराधी सिद्ध हो जाने पर उसे दंड के रूप में भारी रकम राणा को देनी पड़ती थी। इस तरह स्पष्ट है कि मेवाड़ के सामंतों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जिनका वे उपभोग करते थे, किंतु राणा को अपने स्वामी के रूप में मानते थे और वे बड़ी निष्ठा के साथ राणा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते थे।